स्वागत है आपका ट्रांसमीडिया फोरम में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले 6 महीने से ये जो धूप छांव बिना देखे हुए नेता लोगों को रोड शो हो रहे थे, रैलियाज हो रही थी, चुनावी जनसभा हो रही थी, वो सारी खत्म हो गई हैं। अब पिछले 6 महीने से जितने सारे नेता मेहनत कर रहे थे बिना धूप बिना छांव देखे हुए, चाहे वो एनडीए अलायंस के हो या इंडी अलायंस के हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, या फिर शिवसेना के जो हैं ठाकरे गुट के जितने भी सारे नेता हों, या वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सारों ने इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारी मेहनत पसीना बहाया है और उसका रिजल्ट भी उनको देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी बार इलेक्शन में जीत के आना कोई आसान बात नहीं होती है। जब आप 2 लोकसभा के इलेक्शन फुल मेजोरिटी में आते हो, तीसरी बार आपकी कुछ सीटें कम हो जाती हैं। 240-41 में आके भारतीय जनता पार्टी का जो मीटर है वो वहीं पर जाके फंस गया है। उसको अपने खुद के पावर से गवर्नमेंट बनाने के लिए एक 30-32 सीटें कम दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि 272 जो है वो मैजिकल फिगर होती है लोकसभा इलेक्शन में मेजोरिटी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 सीटें इससे कम रह गई है। 241-242 पर आके भारतीय जनता पार्टी का गणित अटक गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अदर अलायंस पार्टी है, टीडीपी हुआ या जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार का है वो हुआ, या एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टीज और जितने भी छोटी मोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनको मिला के एनडीए का टैली 293 हो रहा है, जो कि बहुमत से 30 सीटें ज्यादा है। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अपना 3.0 का जो कार्यकाल है, सैटरडे को ही वो शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति को। उन्होंने जितने भी सपोर्टिंग एमपीज हैं और लीडर्स हैं और पार्टीज है, उनका जो एक टाइप से जो शपथ पत्र होता है, जो एक टाइप से उनको कॉन्फिडेंस दिया गया होता है, वो पत्र सौंप दिया है उन्होंने राष्ट्रपति को। और आने वाले सैटरडे में वो शायद दिल्ली में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बट भारतीय जनता पार्टी को ये जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत ही ज्यादा सीटबैक लगा है, बहुत ही ज्यादा एक टाइप से हार का मुंह देखना पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश उभर के सामने आया है। 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों का सपना देख रही थी और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर जाके वहां पर सिमट गई है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इनकी मेहनत रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। सपा 40 के आंकड़े से ऊपर चली गई, जहां पर वो पिछली बार 0 या 2 सीटों पर थी। इस बार वो 40-42 सीटें अपने दम पर लाते हुए देख रही है और कांग्रेस भी अच्छी खासी 7-8 सीटों पर वहां पर आगे निकली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी योगी गवर्नमेंट के अंदर या फिर योगी मोदी का मैजिक जो है उत्तर प्रदेश में फिर से नहीं दोहरा पाई है और 34 पर आके सिमट गई है। दूसरा मेजर स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी डिफेक्टिव है, महाराष्ट्र। टोटल यहां पर 48 सीटें थी लोकसभा की, इसमें से भारतीय जनता पार्टी 18-20 सीटें ही निकालती दिखाई दे रही। यहां पर शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली इस चुनाव को मैनेज किया हुआ है और उनका जो इंडिया अलायंस है इसमें महाराष्ट्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से ज्यादा सीटें बटोरी हुई, 25 से 28 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको उनकी पार्टी डिवाइड हो गई थी अजित पवार के नेतृत्व में, फिर भी शरद पवार ने इस इलेक्शन में अपना करिश्मा, अपना मैजिक दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को 18-20 पर ही रोक दिया है, उनके अलायंस को 18-20 पर ही रोक दिया और खुद के अलायंस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें 82 के ईयर एज में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा मेजर सीटबैक भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में हुआ, जहां पर ममता दीदी ने भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो दी है। पिछले ईयर के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और हरियाणा, ये जो हिंदी बेल्ट है, यहां पर भी बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला। ये 5-6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा रहा है, जिसकी वजह से ये जो 30 से 32 सीटों का जो मार्जिन है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाई, उसके वजह से ये 5-6 स्टेट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कम मतदान दिया है, कम वोट दिए हैं, जिसकी वजह से आने वाले 5 साल तक ये क्या मोदी गवर्नमेंट 3.0 चलती है, या आने वाले 5 साल में ये दोनों बाबू हैं, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, ये मोदी गवर्नमेंट को कितना नचाते हैं, मोदी गवर्नमेंट से क्या क्या निकालने में कामयाब हो जाते हैं और मोदी गवर्नमेंट को फ्यूचर में कितना ब्लैकमेल करते हैं, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। अभी एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करने की या एनडीए की मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करने की तैयारी जोरों शोरों से चालू है। किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इस पर माथापच्ची हो रही है।
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ऑफ कोर्स ये दोनों मोदी गवर्नमेंट से बार्गेनिंग कर रहे हैं, जितना चाहे उतना बार्गेनिंग करके ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय अपने पास लेने का सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय या ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो उनके पार्टी के पास रहे, ऐसी उनकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। 2024 का इलेक्शन एनडी गवर्नमेंट, एनडी अलायंस के लिए, स्पेशली राहुल गांधी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसमें राहुल गांधी को जिस करिश्मे की, जिस सक्सेस की एक दरकार थी, वो सक्सेस, वो करिश्मा राहुल गांधी का यहाँ पर चला है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा या प्रेम की दुकान सजाने की बात की थी, उसका रिजल्ट उनको इस इलेक्शन में देखने को मिला। उनकी सीटें जो है 98, 99 के करीब आते हुए दिखाई दे रही है। 3 डिजिट का आंकड़ा वो छू नहीं पाए, लेकिन उनके अंडर में जो इंडिया अलायंस था वो 234 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 40-50 सीटें बहुमत से वो पीछे गिर गए। अगर नीतीश बाबू और ममता बनर्जी वगैरह ये सब मिलके चुनाव लड़ते तो शायद इंडिया अलायंस जो है 2024 का रिजल्ट बदल सकती थी, लेकिन आखिरी टाइम पर इंडिया अलायंस, नीतीश बाबू, इनका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो कुछ गड़बड़ा गया। इनके जो पार्टीज के इंटरेस्ट थे, कंफ्लिक्ट थे इंटरनली, वो गड़बड़ा गए। इसकी वजह से नीतीश बाबू इंडिया अलायंस से बाहर निकल गए और उसका खामियाजा इंडिया अलायंस को बिहार में देखने को मिला। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यादव लैंड कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां पर तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला हुआ है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की पार्टी ने एक करिश्मा करके दिखाया है। वहां पर यादवों का जो करिश्मा है वो दिखाई नहीं दिया। वहां पर लालू प्रसाद की जो आरजेडी पार्टी है वो कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुई है। यह भी इंडिया अलायंस को एक सोचने का विषय है, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बना सकती है क्या, इसके ऊपर उनका माथा पिच्ची चालू है, इसके ऊपर उनका डिस्कशन चालू है। लेकिन शरद पवार जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनके पास उतनी सीटें नहीं है, उतना काउंट नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम कर सके। इसलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, उसमें उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि अभी जल्दबाजी करके कुछ होने वाला नहीं है, कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 है, ये 5 साल कंप्लीट करेगी क्या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना रहेगा। क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का जो इतिहास है वो बार बार इस ओर संकेत करता है कि ये बहुत ही ज्यादा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए बार्गेनिंग करने वाला टाइम रहेगा, बहुत ही ज्यादा परीक्षा लेने वाला टाइम रहेगा। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जैसे 2 टर्म में फ्री हैंडेड डिसीजन लेते आए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, 370 आर्टिकल हटाना हो, राम मंदिर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो कानून वगैरह पास किए थे, जो लॉ वगैरह पास किए थे, उस टाइप से 3.0 गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी फ्री हैंडेड और बिना कुछ हिचकिचाए हुए डिसीजन ले पाते हैं क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा मुद्दा है कि इस 2024 के इलेक्शन में फॉरेन हैंड हुआ है या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा और वेस्टर्न के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, अगर कोई पार्टी हारती है या उनके जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि उनके इलेक्शंस में रशिया और चाइना इंटरफेरेंस करते हैं। इवन कनाडा तो बोलता है कि रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की जो लॉबी है वो उनके इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करती है। तो इंडिया ने भी ये चेक करना चाहिए कि 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं, इसमें जॉर्ज सोरस के जो भी इंस्टीट्यूट है या जॉर्ज सोरस का जो भी मीडिया को पैसा जाता है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हुआ या वॉशिंगटन पोस्ट हुआ या अल जजीरा वगैरह जितने भी विदेशी चैनल्स हैं, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेट करके रखा था, एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदुत्व, जो भी प्रोपेगेंडा सेट करके रखा था। उन्होंने जो भी फाइनेंशियल हेल्प की थी कि एंटी मोदी एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जॉर्ज सोरस ने जितना भी पैसा डाला हुआ था, या टाइम मैगजीन ने ये जो आपके सामने दिख रहा है एंटी हिंदुत्व जो इंडिया की इमेज तैयार की थी कि 3.0 में इंडिया का जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी क्राइसिस में चले जाएगी, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रहेगी, इंडिया में एक टाइप से हुकुमशाही आ जाएगी। ये जो मीडिया को पैसा देके जो फॉरेनर्स कंट्री ने एक टाइप से इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस इंडियन इकोनॉमी में किया हुआ है, ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने चेक करने की जरूरत है कि इंडियन इलेक्शंस में 2024 में कितने परसेंटेज में विदेशी इंटरफेरेंस हुआ है और किस टाइप से फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन हैंड इंडियन इलेक्शंस में दिखाई दिए हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये भी इंटेलिजेंस एजेंसीज और चुनाव आयोग ने देखने की जरूरत है इंडिया को। और इंडिया को
इलेक्शंस में इंडियन डेमोक्रेसी को यह भी ध्यान में रखना होगा कि पंजाब के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पंजाब का जो स्टेट है वो रेडिकलाइजिज्म के मामले में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अमृतपाल सिंह ये जो प्रो खालिस्तानी लीडर है वो खडूर साहिब लोकसभा सीट से जीत गया है, जो कि करंटली आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। मैंने पहले ही बोला था कि खडूर साहिब हाईली रेडिकलाइज सीट है। यहाँ पर ये जो अमरजीत सिंह है इसके जीतने के, अमृतपाल सिंह के जीतने के चांसेस हाईली है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो खालिस्तान के बारे में बहुत ही ज्यादा सिंपैथी रखती हैं। ऐसा ही फरीदकोट से एक और प्रो खालिस्तानी कह सकते हैं या एंटी इंडिया माइंडेड जो है कैंडिडेट जीता हुआ है, जो कि 31 अक्टूबर 1984 को लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन जिन दो गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया था, एक का नाम था बीएन सिंह और दूसरे का नाम था सतवंत सिंह। अब ये जो बीएन सिंह है उनका जो बेटा है सुखबीर सिंह खालसा, ये फरीदकोट से चुनाव जीत गए हैं। इससे पहले उन्होंने 2007-14 बहुत बार ट्राई किया था, कभी पंजाब के विधानसभा का, कभी दिल्ली के लोकसभा का, लेकिन फाइनली अभी जाके इन्होंने ये माहौली में रहते फरीदकोट से इन्होंने चुनाव भरा था, इनको पर्चा भरा था। इनको गुरुद्वारे से, संगत से, बहुत सारे जो रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशन थे पंजाब की, उनका सपोर्ट मिला हुआ था। और ये बीएन सिंह जो इंदिरा गांधी का हत्यारा था, सुखबीर सिंह खालसा जो है, सरबजीत सिंह खालसा जो है, ये फरीदकोट से चुनाव जीत गए हैं। तो ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और पंजाब के जो पुलिस है और पंजाब की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, इनके लिए एक अलर्ट है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखोगे कि पंजाब में रेडिकलाइजेशन बढ़ते जाएगा। ऑलरेडी पंजाब में जो है कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। और पंजाब में आप ये भी देखोगे कि एंटी इंडिया स्टैंड और खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ते हुए दिखाई देगी, एंटी हिंदू स्टैंड बढ़ते हुए दिखाई देगा, हेट स्पीच ज्यादा दिखाई देगी, जिसकी वजह से खालिस्तानी मूवमेंट में फिर से एक टाइप से आप प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दिया जाएगा। इसमें आईएसआई का भी बहुत बड़ा एक छुपा हुआ हैंड आपको दिखाई देगा। ऑफकोर्स वेस्टर्न अमेरिका और कनाडा तो खालिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, तो ये आने वाला समय इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज और पंजाब पुलिस को खासा मशक्कत में डालने वाला रह सकता है। आगे चल के आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती हारती हुई दिखाई दे रही हैं, और फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला ये भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर अलगाववादी लीडर जो है इंजीनियर रशीद, ये जो है दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और जेल से ही इन्होंने जो पर्चा भरा था वो बारामूला के सीट से प्रचंड बहुमत से इलेक्शन जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जम्मू और कश्मीर का ये जो रिजल्ट है और पंजाब का ये रिजल्ट जो है, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक रेड लाइट की तरह से है, एक खतरे की घंटी की तरह से है कि यहाँ पर कुछ अलगाववादी ताकतें जो है वो जीत के दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में जीत के दिल्ली के लोकसभा में आके बैठेंगी और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, भारत विरोधी बातें करेंगी। उसके बाद पंजाब में खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। तीसरा जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर फॉरेनर्स का कितना इंडियन इलेक्शंस में हाथ हुआ है, डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हुआ है, कितना एंटी मोदी एनवायरनमेंट तैयार किया गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन का एक सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके अलावा हम लोगों को ये भी देखना होगा कि बड़े बड़े जो लीडर्स थे, जब हम लोगों ने भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 निकाला था, जम्मू और कश्मीर से राम मंदिर बनाया था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारती हुई दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, जितने मेनका गांधी भी जो हैं वो सुल्तानपुर से हार गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े लीडर्स जो हैं वो इस समय 2024 के इलेक्शंस में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी वर्किंग कमेटी होती है, जितना भी डिसीजन मेकिंग कमेटीज होती हैं, उनको आने वाले समय में 4-6 महीने में कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे, कुछ उलट फेर करने होंगे, ताकि ऐसा जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी को मिल ना पाए। क्योंकि अभी फ्यूचर में बहुत सारे स्टेट में, यूपी पकड़ के बहुत सारे स्टेट में इलेक्शंस आने वाले हैं विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे। उसके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस को भी कुछ अच्छे हार्ड डिसीजन लेने होंगे, ताकि उनको फ्यूचर में जहां जहां उनकी सीटें गई हुई हैं या जहां जहां उनके हाथ से स्टेट निकल गए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिंदी बेल्ट जो निकल गया है, वहां पर वो फिर से पावर में आ सके और कांग्रेस, इंडिया अलायंस फ्यूचर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विरोधी पक्ष बनकर सामने आ सके। अभी के लिए इतना ही एनालिसिस। फ्यूचर में क्या होता है, नरेंद्र मोदी कब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, कब शपथ विधि लेते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताते रहूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।